IFRS 15 हम कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है वारंटी का। वारंटी में हमने देखना है कि कब जो है इस पे IFRS 15 अप्लाई होगा, और वारंटी का हमें पता है कि इस पे IS 37 भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सी वारंटी ऐसी है जिस पे IS 37 अप्लाई होता है और कौन सी ऐसी है जिस पे IFRS 15 अप्लाई होता है। तो IS 37 वाली वारंटी का तो हमें पता है कि उसमें क्या होता है कि दिस इज़ बाय लॉ, आपने कोई मोबाइल फ़ोन बेचा तो आपने साथ वारंटी दे दी। तो अब ये जो है, इसमें क्या है कि ये जो बंदा मोबाइल फ़ोन बनाता है वही इसको वारंटी को प्रोवाइड करता है। तो ये वारंटी जो है, ये 37 के अंडर जो वारंटी की जो प्रोविज़न है जो हम क्रिएट करते हैं, तो IS 37 के अंडर जो आ रही है इसमें, ये जो वारंटी IS 37 वाली, ये जो है ये मार्केट में नहीं मिलती आपको, ठीक है ना। ये वही बंदा आपको दे सकता है जिसने वो चीज़ बनाई है। फॉर एग्ज़ांपल, जिसने मोबाइल फ़ोन जिस कंपनी का है, वो कंपनी जो है ना वो आपको वारंटी प्रोवाइड कर सकती है उसकी। ये नहीं हो सकता कि मोबाइल फ़ोन सैमसंग का है और उस पर कोई और प्राइवेट बंदा जो है वो आपको वारंटी प्रोवाइड कर दे। वो सैमसंग कंपनी ही वो वारंटी प्रोवाइड कर रही होगी। तो इस केस में क्या होता है कि जब वारंटी मार्केट में नहीं मिलती, ये वही बंदा आपको देगा जिसने, जो वो कंपनी आपको देगी जिसने उस मोबाइल फ़ोन को बनाया है। इसके अलावा कोई और बंदा आपको नहीं दे सकता। तो ये जो वारंटी है ये आपकी IS 37 के अंडर कवर हो रही है। क्योंकि इसमें अगर हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी वो ये थी, जो IFRS 15 की कंडीशन है, कि एक तो ये है कि प्रोवाइडेड सेपरेट नहीं प्रोवाइड हो रही हो, यानी वो मार्केट में भी वो चीज़ अलग से जो है वो सेल हो रही हो। तो इस तरह का तो कोई इसमें सिनेरियो नहीं है, ठीक है। तो इसमें वही बंदा दे रहा है, उस मार्केट में ये वारंटी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है वही वारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह का अगर केस होगा तो बाय लॉ, नॉर्मली दिस इज़ बाय लॉ या बाय कल्चर है, ये वारंटी जो है इसको स्टैंडर्ड वारंटी भी हम कहते हैं। और ये वारंटी अंडर IS 37 आती है। इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और वारंटी प्रोविज़न जो है वो क्रेडिट। ये भी फिर एज़ पर मैचिंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन होती है कि जिस पीरियड में आपने मोबाइल फ़ोन सेल किए हैं उसी पीरियड में आप उनकी वारंटी जो है वो उसकी आप एंट्री पास करते हो। तो ये मार्केट में पर सेपरेटली प्रोवाइड नहीं हो रही। ये नहीं है कि जो मोबाइल फ़ोन अलहदा से बिक रहा है और उसकी वारंटी जो है वो अलहदा से सेल हो रही है, या मार्केट में अलग से लोग इसको नहीं सेल कर रहे। ये वही आपको प्रोवाइड कर रहा है जिसने आपको मोबाइल फ़ोन, जिस कंपनी का है वही कंपनी है, उसी की वारंटी है, उसी के पास आपने जाना है दोबारा, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो वारंटी है ये IS 37 वाली, इसमें ये नहीं है कि कस्टमर को वारंटी से अलहदा फ़ायदा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन से अलहदा फ़ायदा हो रहा है। ये उसी एक ही पैकेज के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और ये दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं है अलहदा अलहदा से, ठीक है। तो ये बेनिफिटेड सेपरेटली वाली भी एप्लीकेशन नहीं होती इस पर, और प्रोवाइडेड सेपरेटली वाली भी नहीं होती। तो ये था मोबाइल फ़ोन की वारंटी। अब आ जाते हैं दूसरा केस में, जो IFRS 15 का केस है, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, तो जो गाड़ी है आप उसको लेने गए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 50 लाख रुपए। एक कार है और उसकी प्राइस कितनी है, 50 लाख। तो ये 50 लाख की एक गाड़ी है, ठीक है। और इस 50 लाख की गाड़ी में आपको जो है वो 1 ईयर की आपको स्टैंडर्ड वारंटी उन्होंने दे रहे हैं कि 1 साल तक आपकी वारंटी के हम जिम्मेदार हैं। तो ये आपकी है स्टैंडर्ड वारंटी, ठीक है। 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वाली जो वारंटी है, अगर आप इसको 50 लाख रुपये पे कर दो तो ये 1 ईयर की जो वारंटी है ये आ रही है अंडर IS 37। क्योंकि ये जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है वही ये कंपनी भी आपको सर वारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये वंस अगेन IS 37 के अंडर आ गई। यानी जो गाड़ी बना रही है कंपनी वही, लेट से टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा ही वारंटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसमें एक चेंज है। लेट से आप, एक गाड़ी है उसकी प्राइस आ रही है 50 लाख की प्राइस है उसकी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना जब आप उसको ख़रीदने गए हो ना तो उन्होंने साथ में एक आपको वारंटी एक्स्ट्रा सेल की है। वो कहते हैं कि आप ये 50 लाख में अगर आप 1 लाख रुपया और हमें पे करते हैं, एक तो उसमें स्टैंडर्ड वारंटी आ रही थी ना 1 ईयर वाली, 50 लाख में 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप 1 लाख एक्स्ट्रा पे करें
तो वी विल प्रोवाइड यू 1 ईयर वारंटी, 5 ईयर्स की वारंटी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें इंश्योरेंस सर्विसेज और वो सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है। इसमें ऑयल चेंज भी हो सकता है, इंस्पेक्शन भी, यानी ये 5 साल के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी आपको, अगर आप ये 1 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है। अब ये जो वारंटी है ना, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप ये सेपरेटली एक वारंटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो ये मार्केट में गाड़ी प्रोवाइड करने वाले भी हैं, और ये नहीं है ज़रूरी कि आप उसी बंदे से लें, आप किसी से भी ले सकते हैं। तो ये मार्केट में सेपरेटली प्रोवाइड की जा रही है वारंटी। तो ये जो गाड़ी के साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आपको जो वारंटी मिल रही है, तो उसकी एक सेपरेट प्राइस भी है, और वो मार्केट में सेपरेटली अवेलेबल भी है। तो वो जो आपका कंडीशन है कि प्रोवाइडेड सेपरेटली, वो यहाँ पे जो है वो फुलफ़िल हो रही है कि दोनों चीज़ें मार्केट में प्रोवाइड करने वाले लोग सेपरेटली मौजूद हैं। वारंटी प्रोवाइड करने वाले भी मौजूद हैं, गाड़ी आप किसी और से ले लें, वारंटी किसी और से ले लें, तो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करने वाले लोग मार्केट में मौजूद हैं। बेनिफिटेड सेपरेटली, गाड़ी से अलहदा फ़ायदा हो रहा है और वारंटी से अलहदा फ़ायदा हो रहा है। वंस अगेन दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं। ये जो वारंटी आप परचेज़ कर रहे हैं, इससे आपको अलहदा से फ़ायदा हो रहा है और गाड़ी से आपको अलहदा फ़ायदा हो रहा है। तो ये 51 लाख पे करके आप जो है वो दोनों फ़ायदे उठा रहे हैं। तो दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो गई। अब यहाँ पे IFRS 15 अप्लाई होगा। तो एक तो नॉर्मल कार की जो सेल है प्लस वारंटी सर्विस सेलिंग, तो 50 लाख की गाड़ी है, और उसके साथ अगर आप 1 लाख की सर्विस वारंटी सर्विस भी अगर आप ख़रीद लो, तो अब जो है 2 डिफरेंट जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। गाड़ी की अलहदा है, वारंटी की अलहदा है। तो गाड़ी जो है वो तो उसका रेवेन्यू तो हम इमीडिएटली बुक करेंगे, लेकिन जो वारंटी है वो हम ओवर टाइम बुक करेंगे। वारंटी सर्विस ओवर टाइम बुक होगी, गाड़ी आज ही बुक होगी। तो लेट से 120,000 जो है उसकी अमाउंट है, 1 लाख की गाड़ी है और 20,000 की हमारी वारंटी सर्विस है। तो इस केस में क्या होगा, इस एग्ज़ाम्पल को हम किस तरह करेंगे। लेट से बैंक जो है 120,000 जो है वो आपके पास डेबिट हो गया, 100,000 की सेल हो गई, और जो डेफर्ड इनकम है उससे आपने 20,000 क्रेडिट कर देना। तो ये अब आप इसको लेट से अगर 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयर्स में इसको आप जो है वो कन्वर्ट करके सेल्स में लेके जाएंगे। डेफर्ड इनकम को लाइबिलिटी क्रिएट करनी, क्योंकि आपने ये वारंटी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो लाइबिलिटी क्यों क्रिएट की, बिकॉज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर सर्विस है। तो गाड़ी बेची है और साथ आपने सर्विस भी बेची है, दो अलग चीज़ें बेची हैं। तो बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट और डेफर्ड इनकम भी क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट करनी है आपने फौरी किस अमाउंट से, जो जो गाड़ी की अमाउंट है वो फौरी तौर पे आपने रिकॉग्नाइज़ कर देनी है रेवेन्यू। लेकिन जो सर्विस है, सर्विस वारंटी सर्विस, वो आप ओवर टाइम बुक करेंगे। तो ये वारंटी का केस है, IAS 37 का ट्रीटमेंट और IFRS 15 का ट्रीटमेंट। अच्छा, अब जो ओवर टाइम बुकिंग है रेवेन्यू की, वो किस तरह होगी। रेवेन्यू बुकड ओवर टाइम, यानी अगर आपने रेवेन्यू की ओवर टाइम बुकिंग करनी है, इसके दो मेथड्स हैं, एक है आउटपुट मेथड और एक है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड जो है उसमें क्या होगा और इनपुट मेथड में क्या होगा। आउटपुट मेथड को में हम क्या करते हैं कि हम किसकी नज़र से देखते हैं, हम कस्टमर की नज़र से देखते हैं आउटपुट मेथड को। तो ये हम किसकी नज़र से देखते हैं, कस्टमर की नज़र से। आउटपुट मेथड किसकी नज़र से देखा जाएगा, कस्टमर की नज़र से। तो कस्टमर की नज़र से देखेंगे तो ये वर्क सर्टिफाइड टू डेट जो है, ये सेल प्राइस के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे। आउटपुट मेथड कस्टमर की नज़र से देखेंगे, और इसमें जो है वो सेल प्राइस कितनी अभी तक, लेट से 1 करोड़ पे का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने कस्टमर को घर बना के देना है और उसने हमें 1 करोड़ पे करना है, और वो उसने स्टेजेस में पे करना है। लेट से ग्राउंड फ्लोर पे वो हमें पे करेगा 30 लाख, और फिर फर्स्ट फ्लोर पे हमें वो पे करेगा 14 लाख, और जो रिमेनिंग 30 लाख है वो हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड फ्लोर पे करेगा। तो ये सेल प्राइस है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सेल प्राइस है, और ये हमारा इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। तो वर्क सर्टिफाइड टू डेट, लेट से आपने अपना ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया, तो 40 लाख रुपया जो है वो अब आपने कस्टमर ने आपको पे करना है। तो कस्टमर अपना बंदा भेजेगा कि जाओ जाके देखो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया, वो देखेगा हाँ जी कंप्लीशन हो गई है ग्राउंड फ्लोर की।
जितना जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो पूरी हो गई हैं, तो अब वो ओके करेगा, वो हमें 40 करोड़ की पेमेंट करेगा। तो वर्क सर्टिफाइड टू डेट हो गया 40 करोड़ का, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 40 लाख का हो गया, और 1 करोड़ रुपये की टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल लोगे। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है ये। इसमें आप क्या करते हो, सेल प्राइस यूज़ होगी, आउटपुट मेथड है, कस्टमर की नज़र से आपने देखना है, इसको आपने देखना है कस्टमर की नज़र से। इनपुट मेथड जो है, इनपुट मेथड में क्या है कि जो कुछ भी जो है वो आप इनपुट कर रहे हो, यानी जो सप्लायर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वो इनपुट कर रहा है, जो भी इनपुट किया जा रहा है सप्लायर की तरफ से, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, जो भी इनपुट हो रहा है, जो इनपुट कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। जो कुछ आप इनपुट कर रहे हैं, जो कुछ आप इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, आपकी कॉस्ट है। तो जो कुछ आप इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, आपकी कॉस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये घर वाली एग्जांपल है, तो इसमें जो आप इनपुट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो उसकी कॉस्ट आ रही है उस ग्राउंड फ्लोर को बनाने की, वो जो है वो इनपुट कर रहा है, तो वो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इनपुट उसकी क्या है, उसकी कॉस्ट है। तो इस केस में अब क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, लेट से उसने ग्राउंड फ्लोर पे 40 लाख रुपया लेना है, और उसकी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट उसकी आ रही है 35 लाख की, और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो उसने की है, लेट से उसका ख्याल है कि ये 85 लाख में कॉन्ट्रैक्ट होगा, 15 का उसने प्रॉफिट रखा हुआ। तो अब ग्राउंड फ्लोर की कंप्लीशन पे उसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बन रही है वो 35/85 बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इनपुट मेथड से निकल आई। तो ये क्या होता है, ये इनपुट जो कुछ आप इनपुट कर रहे हैं, जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, तो इसमें कॉस्ट का इस्तेमाल होता है। जबकि जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है, आउटपुट मेथड है, उसमें सेल प्राइस का इस्तेमाल होता है। तो ये दो मेथड अलग-अलग वर्क करते हैं। अच्छा, अब है मॉडिफिकेशन। क्या कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो सकती है? तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये FRS 15 कहता है जी मॉडिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, किस तरह हो सकती है मॉडिफिकेशन? है क्या कि चेंजेस इन स्कोप, प्राइस और डेट ऑफ कंप्लीशन। मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है, स्कोप में भी चेंज हो सकता है, प्राइस में भी हो सकता है, डेट ऑफ कंप्लीशन में भी चेंज हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो है वो क्या होगा, उसके केसेस, दो केसेस उसके रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, लेट से आपने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया है ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का, और अब क्या हुआ कि कस्टमर जो है उसके पास जो है उसको कहीं से, यानी सोसाइटी ने इजाज़त दे दी है, एक एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड हो गया, 3rd फ्लोर भी बना सकता है। तो अब क्या होगा, वो उसके पास पैसे हैं तो वो कहेगा कि आप मुझे एक एक्स्ट्रा फ्लोर भी बना दें, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब इस स्कोप में चेंज आ गया, एक एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड हो गया, 3rd फ्लोर की इजाज़त मिल गई तो 3rd फ्लोर ऐड हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रिवाइज हो गया, मॉडिफिकेशन होगी। अच्छा, अब मॉडिफिकेशन के नतीजे में दो चीज़ें होती हैं। या तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलेगा, या जो आपकी नेट से स्कोप में चेंज आया, जैसे 3rd फ्लोर एडिशन हो गई है, तो या तो वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यानी जो भी एक्स्ट्रा वर्क है या तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनता है जब आपसे जो नई ऑफ़र की जा रही है, नया काम जो मांगा जा रहा है, वो आपसे पहले काम से मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट काम है। गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। लेट से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो है वो किया था, तो अब जो है वो कस्टमर कहता है कि आप मेरे साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करें, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करें, आप मुझे इंटीरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। तो ये जो इंटीरियर सर्विसेज हैं ये उस पहले वाले काम से एक अलग काम है। तो इस दफ़ा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या है, हमारी डिस्टिंक्ट है, वो उस काम से फ़र्क है जो हम पहले कर रहे थे, तो इसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट होगा, कंस्ट्रक्शन का सेपरेट होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन दिस केस। अब जो इंटीरियर की सर्विसेज हैं वो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज से अलग हैं, तो इसको जो है वो हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करते हैं। तो ये आपने देखना है कि कब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होगा और कब जो है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं होना। अगर तो जो नई सर्विसेज की डिमांड की जा रही है वो डिस्टिंक्ट है, तो फिर आप उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करोगे। दूसरा क्या है, तो एडिशनल गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, अगर तो वो स्टैंड अलोन प्राइसेस उनकी आप चार्ज कर रहे हो, इन अदर वर्ड्स यानी कि अगर आप मार्केट वैल्यू पे उसको कर रहे हो, कोई उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे पिछले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो कंसिडरेशन जो आप चार्ज कर रहे हो फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज
वो क्या रिफ़्लेक्ट कर रही हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंड अलोन प्राइसेस को रिफ़्लेक्ट कर रही हैं। तो फिर क्या करो, मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लो। तो फिर आपने क्या करना है, बुक कर लेना है मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। यानी इसका उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई लिंक नहीं है, इसकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, प्लस जो आप कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो वो भी, उसका भी कोई उसमें कोई आप उसको फ़ायदा नहीं दे रहे पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मार्केट वैल्यू पे चार्ज कर रहे हो। जो भी सर्विसेज हैं वो मार्केट वैल्यू पे चार्ज कर रहे हो, कोई उसको एडिशनल फ़ायदा नहीं दे रहे, तो फिर आप उसको एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे, वो जो एक्स्ट्रा आप काम करोगे उसका, और मॉडिफिकेशन के नतीजे में एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट उसको ट्रीट किया जाएगा। तो आप क्या करोगे, बुक करोगे मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लेकिन अगर आप क्या लेट से कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, पहले आपने उनसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर हम आपको बना के देंगे। अब तीसरा काम जो है वो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही है कि आप थर्ड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन करके दो, इंटीरियर का काम नहीं है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आप जो है वो सेम ही है, पहले भी कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, अब भी जो है वो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देनी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो अब इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ फिर क्या हो सकता है कि इस दफ़ा जो आप उनसे प्राइस चार्ज कर रहे हो या जो कंसिड्रेशन उनसे ले रहे हो वो स्टैंड अलोन प्राइस और गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, यानी जो मार्केट वैल्यू है ना उस पर नहीं आप उससे ले रहे। लेट से आपने वो जो पहले 2 फ्लोर डिसाइड किए हुए थे, तो आपने उसका कहा था कि मैं हर फ्लोर का, यानी ओवरऑल आपने जो है वो उनसे कोई अराउंड 35 लाख आपसे डिसाइड हुआ था, 35 लाख रुपये मैं लूँगा पर फ्लोर, ग्राउंड का 35, फर्स्ट का 35, ग्राउंड सेकंड का 35। तो अब थर्ड फ्लोर पे आपको जब देखा आपने कि वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा है, तो अब आपने उसको कोई डिस्काउंट कर दिए, लेट से आपने उसे कहा कि ये वाला मैं आपको 30 लाख में दे दूँगा बना के। तो ये आपने अब क्या किया है कि अब जो प्राइस चार्ज की है वो स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है उस सर्विस की। वैसे आप 35 चार्ज करते थे, लेकिन अब एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हो रही है, एडिशनल काम मिल रहा है, तो वो आप कम प्राइस पे कर रहे हो। तो ये इस तरह का जो आपका अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं होगा, इसको आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही जो है वो मर्ज कर दोगे। व्हाट विल यू डू, यू विल मर्ज इट विद एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मर्ज हो जाएगा। और जो एडजस्टमेंट अब आएगी उसको हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कैच अप एडजस्टमेंट। क्यूमुलेटिव कैच अप एडजस्टमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें डिस्काउंट है या प्राइस में इंक्रीमेंट है, तो डिस्काउंट आ गया या इंक्रीमेंट आ गया प्राइस में, तो ये क्या है, इसको आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मर्ज कर देना है। और इस एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कैच अप एडजस्टमेंट आपने इसकी पास करनी है, क्यूमुलेटिव कैच अप एडजस्टमेंट करनी है। वो क्या होती है हम आगे देखेंगे। और ये एडजस्टमेंट कैसे होगी, लेट से वो जो आपका पिछले साल का था ना 35 लाख पहले जो आप चार्ज कर रहे थे, तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये अब सारे के सारे जो आपकी अमाउंट है ना उसको रिवाइज़ कर देगा। लेट से आपका पहले आप 35 लाख का पर आप फ्लोर दे रहे थे, तो अब आपने 30 लाख किया है। तो अब क्या होगा कि ये जो 30 लाख है ना, ये इसकी जो प्राइस की कैलकुलेशन है वो, उसका इम्पेक्ट जो है वो बाकियों पे भी, या इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होगी उनसे। तो आपने क्या करना है, इसको एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मर्ज कर देना है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही आपने मर्ज कर देना। लेट से पहले आपका था 1 करोड़ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 35 ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। अब क्या हुआ, अब अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आ गया 30 लाख रुपए में, और ये आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला आपको। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल कितने का हो गया, 1 35 का हो गया, ठीक है। वैसे ये 1 40 का होना चाहिए था, लेकिन ये अब 1 35 का हो गया। तो अब ये जो डिस्काउंट है ये आपने इसको मर्ज कर देना है उस पूरे पिछले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये शामिल हो जाएगा। ये 30 का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये इसी के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। मर्ज करके क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट प्राइस आपने निकालनी है, डिस्काउंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंक्रीमेंटल प्राइस। अच्छा, अब एक पास्ट पेपर का एग्जांपल है, उसको करने से पहले अब एक छोटी सी एग्जांपल हम करते हैं। लेट्स से कि एक एग्जांपल में क्या हुआ कि आई कॉन्ट्रैक्टेड यू टू सेल 10,000 यूनिट्स फॉर $10। तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने आपको 10,000 यूनिट्स प्रोवाइड करनी है $10 पे, उसमें से मैंने 4,000 यूनिट्स जो हैं वो डिलीवर कर दी हैं, ठीक है।
10,000 यूनिट्स का है और $10 एक पर यूनिट प्राइस है और 4,000 यूनिट्स डिलीवर हो गए, बाकी रह गए 6,000 यूनिट्स। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, अब जो कस्टमर है उन्होंने क्या किया है कि यानी आपने कस्टमर इंक्रीज द ऑर्डर टू 20,000 यूनिट्स। पहले 10,000 का ऑर्डर दिया, 4,000 डिलीवर किए, उसको पसंद आए होंगे, उसने अब ऑर्डर बढ़ा के 20,000 यूनिट्स का कर दिया। और साथ उसने क्या कहा है कि नाउ न्यू यूनिट्स प्राइस $9 पर शेयर। यानी ये अब मुझे उसने एक एडिशनल यानी मॉडिफिकेशन हुई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और मॉडिफिकेशन क्या हुई है कि पहले जो यूनिट्स ख़रीद रहा था वो तो यूनिट्स बढ़ा दिए उसने, एक्स्ट्रा ऑर्डर दिया है, प्लस उसने जो है वो अब कस्टमर ने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं अब आपसे मज़ीद 20,000 यूनिट्स ख़रीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं आपको $9 पर शेयर चार्ज करूँगा। तो ये अब एक कनेक्टेड डील है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि डिस्काउंट दिया गया है टू कस्टमर बिकॉज उसने यूनिट्स बढ़ा दिए हैं, उसने ऑर्डर ज़्यादा किया है। पहले भी उसने यूनिट्स ख़रीदे थे, अब दोबारा आया ख़रीदने, तो मैंने उसको एक डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये हमने देखना है। तो लेट से क्या हुआ था, जब आपने 4,000 यूनिट्स आपने जो है वो डिलीवर किए, तो आपने $10 पे डिलीवर कर दिए थे। अब रिमेनिंग कितने यूनिट्स रह गए हैं कि आपने 6,000 यूनिट्स अभी डिलीवर करने हैं, प्लस 20,000 का एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया। तो क्या होगा कि हम 6,000 यूनिट्स तो हम $10 चार्ज करेंगे। ठीक है, और 20,000 का हम $9 पर शेयर पर यूनिट चार्ज करेंगे, यानी कि डिस्काउंट दे दिए। लेकिन अब जो हम रेवेन्यू या पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट जो सेल प्राइस होगी हमारी, वो अब $10 या $9 नहीं होगी। हम एक रेवेन्यू पर यूनिट निकालेंगे फॉर न्यू यूनिट्स। अब लेट से अगला ऑर्डर जो है वो उसने इसी साल उसने एक और ऑर्डर किया, उसने 6,000 यूनिट्स और मंगा ली हैं। अब ये जो नए 6,000 यूनिट्स होंगे, एक इनकी सेल प्राइस क्या हमारे पास आएगी, व्हाट विल बी द न्यू सेल प्राइस। तो ये एक थोड़ा टेक्निकल काम है कि न्यू रेवेन्यू पर यूनिट फॉर न्यू यूनिट्स आपने कैलकुलेट करना है। इनकी तो प्राइस डिसाइड हो चुकी है ना, $10 $9। तो 6,000 $10 पे प्लस 10,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, 6,000 यूनिट्स प्लस 10, 16,000 यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दें, रेवेन्यू पर यूनिट निकल आएगा। और जब नए यूनिट्स आएंगे उन पर ये रेट अप्लाई होगा $9.375। तो ये एक एवरेज रेट आपने कैलकुलेट किया। और लेट से जब आपने नए 6,000 यूनिट्स मज़ीद आपने डिलीवर करने हैं, नया ऑर्डर उसने प्लेस किया, तो अब उनका रेवेन्यू क्या होगा, $9.375। तो ये एक जो हमारा है कि जब आपने मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में दैट इज़ योर मेथड ऑफ क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। तो ये होता है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन के अंदर कि जो नए यूनिट्स का जो ऑर्डर आएगा इसी साल, उसके ऊपर जो रेट लगेगा वो एवरेज रेट आपने कैलकुलेट करके लगाना है। तो रेवेन्यू पर यूनिट फॉर न्यू यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होगा कि जो अभी तक अमाउंट डिलीवर नहीं किए उनकी जो आपने प्राइस जो उन्हें नई प्राइस दी है उसके अकॉर्डिंग एक रेट निकलेगा और वो जो है न्यू रेवेन्यू पर यूनिट होगा। अब एक हमारे पास एग्जांपल है इसी से। अब जो पास्ट पेपर की एग्जांपल है वो देखते हैं। ये रिपी का क्वेश्चन था। तो रिपी के क्वेश्चन में क्या हुआ कि 1 जनवरी 2016 को रिपी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। रिपी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 10,000 यूनिट्स जो है वो बेचेगा नई प्रोडक्ट के। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे रिपी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10,000 यूनिट्स बेचेगा एक कस्टमर को फॉर $1,000 पर यूनिट। सेल प्राइस कितनी चार्ज की उसने, $1,000 पर यूनिट उसने डिसाइड की। 6,000 यूनिट मैन्युफैक्चर हो गए और डिलीवर हो गए। 30 अप्रैल 2016 तक हमने 6,000 यूनिट्स भिजवा दी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जो 6,000 यूनिट्स थे उनमें डिफेक्ट जो है वो डिस्कवर हो गए और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक एरर की वजह से उनमें कोई मसला आ गया। तो अब क्या हुआ, इट वॉज एग्रीड डैट क्रेडिट नोट $40 पर यूनिट वुड बी इशूड एज कंपनसेशन। तो हमने कहा है कि हम आपको पेनल्टी के तौर पे $40 आपके जो है वो आपको वापस कर देंगे हम इसमें से, यानी कि ये यूनिट हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 960 रुपये में आपको बेचा।
तो वो जो मसला आया था, कोई फॉल्ट हो गया, तो उसकी वजह से हमने प्राइस कम कर दी। तो ये हम आपको कंपनसेशन के तौर पे $40 पे करेंगे। VP and the customer agree to net this amount off against subsequent payments for future orders। और एग्रीमेंट ये हुआ है दोनों के दरमियान, जिप्पी के दरमियान और कस्टमर के दरमियान, कि ये नेट ऑफ हो के पेमेंट होगी। ये नहीं होगा कि यानी जो कस्टमर ने पेमेंट करनी है वो इसमें $40 जो है पर यूनिट काट के हमें पे करेंगे। लेट से 10,000 यूनिट्स में से 4,000 यूनिट्स हैं, और 4,000 इंटू 40 के हिसाब से हमें क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगी। सेल्स रिटर्न जो है वो 4,000 इंटू 40, यानी कि ये कोई 2,40,000 रुपये बन रहा है। तो 4,000 यूनिट्स इंटू 40, ये 2,40,000 रुपया जो है ये अब नेट ऑफ होगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और 30 अप्रैल 2016 साथ ही जो है जब हमने उसको डिस्काउंट दिया या जब डिलीवर कर दिए और हमें सेटलमेंट हो गई अब पुरानी, अब वो कह रहा है कि कस्टमर जो है वो कहता है कि मैं आपको 5,000 मज़ीद मुझे यूनिट्स चाहिए, 10,000 के अलावा मुझे 5,000 चाहिए। तो अभी तक मैंने 4,000 भेजे हैं, अभी नहीं 6,000 जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 6,000 था, सॉरी ये था 6,000 इंटू 40, 6 को 24, 24, 240,000। तो ये 240 की जो रिवर्सल है वो 6,000 ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं। पीछे कितने रह गए हैं, 4,000 यूनिट्स अभी वो रहते हैं जो पहले ऑर्डर के थे, प्लस अब उसने क्या कहा कि 5,000 मुझे मज़ीद भेज दो, मज़ीद 5,000 यूनिट्स मुझे आप भेजें। ठीक है, तो ये अब हमने 9,000 यूनिट्स उनको भेजने हैं मज़ीद अभी तक के हिसाब से। और अब जो है वो क्या कह रहा है कि अब जो प्राइस होगी वो हमने कहा है 940, 950 की प्राइस जो है वो नई प्राइस डिसाइड हुई है आपस में हमारी, $950। ठीक है, पहले थी 10,000, अब जो है वो 950 की प्राइस जो है वो नई प्राइस हमने उन्हें कहा है कि हम चार्ज करेंगे इन 5,000 यूनिट्स की। ठीक है, तो A further 7,000 units were manufactured and delivered by 30 June 2016 without any defects। मज़ीद 7,000 यूनिट्स उसके बाद जो है मैनुफैक्चर हुए और डिलीवर हुए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें हो चुकी है जनाब मॉडिफिकेशन, और ये जो है मर्ज होगी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बिकॉज क्या हुआ है कि एक ही ऑलरेडी कोई डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट दोबारा से मंगवाई गई है। तो अब जो है हम जब नया ऑर्डर जब हमारे पास आएगा, ये जो 7,000 यूनिट्स वाला है, तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी ये हमने डिटरमिन करना है। ये जो हमने 7,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर डिलीवर किए हैं, इनकी सेल प्राइस कैसे डिटरमिन होगी। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन होगी। तो क्या है कि अभी तक हमने 4,000 यूनिट्स जो है वो ये वाले भेजने हैं, ये 10 पे हो जाएंगे, प्लस 4,000 यानी कि ये 10,000 माइनस 4,000 और प्लस 5,000 जो है वो कितने पे, 950 पे। ये 1,000 वाले हैं और ये 5,000 है 950 वाले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं, 4,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 9,000। तो 9,000 यूनिट्स हैं, और ये जो है इनकी रेवेन्यू आना है इनसे। तो टोटल आपको जो रेवेन्यू पर यूनिट आपका आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका इस दफ़ा ये आ रहा है 972.2 पर यूनिट। तो रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास 972 पर यूनिट, ये डेट इज़ योर रेवेन्यू। अब जो 7,000 यूनिट्स उसने फर्दर जो ऑर्डर किए हैं ना, उनके लिए ये रेवेन्यू पर यूनिट ये वाला इस्तेमाल होगा। तो 7,000 972.2 ये वाला रेवेन्यू इस्तेमाल होगा, प्लस क्या होगा कि आपने एक सेल रिटर्न का भी कहा है कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, तो वो कंपनसेशन भी यहाँ से लेस होगी। तो ये सेल रिटर्न भी होगी यहाँ से, ये जो 24 लाख 2,40,000 की सेल रिटर्न है, तो ये आपके पास 65
का रेवेन्यू जो है वो आपने बुक करना है मज़ीद। तो 6.5 मिलियन का रेवेन्यू आपने मज़ीद बुक करना है। अभी तक उसने कितना रेवेन्यू इंक्लूड किया है? अभी तक उसने सिर्फ वो जो 6,000 यूनिट्स जो पहले वाले भिजवाए थे उनका रेवेन्यू उसने इंक्लूड किया हुआ है। बट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड एनी एडिशनल रेवेन्यू एज द डायरेक्टर्स आर अनश्योर ऑफ द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसने जो है वो अभी तक सिर्फ 10,000 यूनिट्स का उसने जो है वो सेल प्राइस जो है 10,000 में से जो 6,000 पहले भिजवाए थे सिर्फ उनका जो है वो अभी तक रेवेन्यू नोट किया है। अभी तक उनका ना रिटर्न उसने नोट किया है। अच्छा, अब ये जो एडिशनल ऑर्डर आया ना इससे हमने प्राइस निकाली है। ये टोटल अब हमारे पास ऑर्डर कितना है, कितने यूनिट्स का ऑर्डर है? एक तो 4,000 पुराने वालों का ऑर्डर है, प्लस हमारे पास ऑर्डर था कितने का? 5,000। टोटल 9,000 का ऑर्डर था। 9,000 में से हमने मैन्युफैक्चर करके अभी तक भिजवाए हैं 7,000 ईयर एंड तक। तो ये जो 7,000 है इनकी प्राइस क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है कि अभी तक जो हमने भेजी है 7,000 उनकी प्राइस, तो वो हमने कैलकुलेट की है। तो वो आ रही है अब हमारे पास जो 972.2। तो ये जो 7,000 यूनिट अब मैन्युफैक्चर करके भिजवा दी हैं उनकी ये प्राइस होगी। अगले 2,000 की भी अब इसके अकॉर्डिंग ही आएगी प्राइस, ठीक है। तो उसमें से सेल रिटर्न लेस कर दें तो अब जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करना है वो 65,65,400 का है। 6.5 मिलियन का रेवेन्यू है जो फर्दर रिकॉग्नाइज़ होगा। रिमेनिंग रेवेन्यू रिटर्न एडजस्ट करने के बाद जो है ये रिकॉग्नाइज़ होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिनकू का। मिनकू जो है बेसिकली ये IFRS 3 का क्वेश्चन है। इसको ज़रा एक नज़र देख लें कि इसमें क्या होता है। तो ये जो मिनकू का क्वेश्चन है इसमें बेसिकली क्या देखना है, ये एक प्रॉपर्टी डेवलपर है मिनकू और ये क्या करता है, लैंड बाय करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग। अब ये मिनकू जो है ना ये एक कोई थोड़ी सी इसने गेम खेल रहा है। गेम ये खेल रहा है कि बेसिकली ये ज़मीन ख़रीदता है और फिर ज़मीन भी एक कंपनी है, इसकी अपनी कंपनी है जिसको ये ज़मीन बेच देता है और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। और वो जो कंपनी है वो बनाती है लेट से कंस्ट्रक्शन करके उसने लो कॉस्ट होम्स बनाने हैं। तो ये ज़मीन उसको बेचता है और साथ जो है वो क्या करता है, ये कंसिडर ये कर लेता है कि इसने जो है वो घर बना के बेचे हैं। जो रेवेन्यू जो फाइनल रेवेन्यू आना है ना, जो उन घरों को सेल करके रेवेन्यू आना है वो रेवेन्यू ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। हालांकि वो एक अलहदा कंपनी है जिसको ये बेच रहा है, लेकिन ये खुद उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। तो ये ब्लंडर्स कर रहा है कुछ, यानी सारी हर चीज़ में आपको मिनकू नज़र आएगा। मिनकू ही ज़मीन बेच रहा है, मिनकू ही जो है वो जिस कंपनी को बेच रहा है वो भी मिनकू की कंपनी है, उधर बैठा भी होगा खुद, शेयर होल्डर भी जो है वही होगा, सारा कुछ मिनकू ही होगा। तो ये देखते हैं कि मिनकू क्या क्या काम कर रहा है। इधर एक डेवलपर है, घर बनाने के लिए जो है इसने ज़मीन ख़रीदी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग। एक इसका एस्पेक्ट ऑफ इट्स बिजनेस क्या है कि ये प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट होम्स थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट एंटिटी नॉन एज अ हाउसिंग एसोसिएशन। इसने एक अलहदा से कंपनी बनाई हुई है हाउसिंग एसोसिएशन और उसके ज़रिए ये लो कॉस्ट होम्स भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मिनकू के नाम से इसने, जो मिनकू कंपनी है उसके थ्रू इसने ज़मीन ख़रीदी है। मिनकू परचेज लैंड एंड ट्रांसफर ओनरशिप टू द हाउसिंग एसोसिएशन बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई कि इसने जो है ना वो लैंड बेच दिया किसको, हाउसिंग एसोसिएशन को। तो अब ये तो सिर्फ और सिर्फ लैंड का गेन रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए ना इसको, जो भी ज़मीन का गेन आया वो रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए जनरली स्पीकिंग। लेकिन ये कर क्या रहा है कि मिनकू सेल्स राइट टू ऑक्यूपाई द हाउसिंग यूनिट्स टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक बट द हाउसिंग एसोसिएशन इज़ द लीगल ओनर ऑफ द बिल्डिंग। प्लस क्या कर रहा है कि लोगों को जो है ना वो घर बेच रहा है, यानी मार्केटर भी खुद ही है। और ऑनरशिप किसकी है, हाउसिंग एसोसिएशन की। वो जो आगे कंपनी बनाई हुई है बेसिकली हाउसिंग एसोसिएशन को घर बेचना चाहिए ना। मिनकू का तो काम ख़त्म हो गया। मिनकू ने जब लैंड थी उसके बाद वो लैंड हाउसिंग एसोसिएशन को बेची, तो अब हाउसिंग एसोसिएशन का प्रोजेक्ट है, उसको चाहिए कि वो अपनी मार्केटिंग करे अपने प्रोजेक्ट्स की, सारा कुछ जो है वो इसको करना चाहिए। लेकिन अभी भी जो है वो उसको ज़मीन भी बेचती और साथ जो है लीगल ऑनर भी जो है वो
बिल्डिंग का जो है वो हाउसिंग एसोसिएशन है, लेकिन क्या हो रहा है कि मार्केटिंग सारी जो है वो मिनको बेच रहा है, राइट्स जो है उन घरों के वो मिनको सेल कर रहा है। अब क्या हुआ, हाउसिंग एसोसिएशन ने एक लोन का एग्रीमेंट किया है बैंक के साथ कि वो जो जो भी हमारी कॉस्ट आनी है बिल्डिंग की, घर बनाने की जो कॉस्ट है वो आप हमें कवर कर दें। अच्छा, अब वो जो लोन का एग्रीमेंट हाउसिंग एसोसिएशन का है वो भी उसकी नेगोशिएशन जो है वो मिंकू कंपनी कर रही है। वो उस लोन का गारंटर है मिंकू, और अगर लोन का इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा तो वो भी मिंकू बियर करेगा। और उसके अलावा क्या है, करंटली हाउसिंग राइट्स आर नॉर्मली ऑल सोल्ड आउट ऑन द कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। होता क्या है कि रेवेन्यू आपने कब रिकॉग्नाइज़ करना होता है, जब आपके वो सारे हाउस प्रोजेक्ट आप उसकी पोजेशन दे दो, उस वक्त आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करना होता है। तो होता क्या है कि करंटली द हाउसिंग राइट्स आर नॉर्मली सारे बिक जाते हैं। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो सारे घर बिक चुके होते हैं, बिक जाते हैं या बिक चुके होते हैं, ठीक है। तो मिंकू साहब जो है वो लोन भी जो हाउसिंग एसोसिएशन ले रही है उसके गारंटर भी हैं, और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो मिंकू जो है वो बेयर करेगा। मिंकू ने और क्या किया हुआ है, विद हाउसिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसिंग यूनिट्स, बट द एग्रीमेंट इज बिटवीन द हाउसिंग एसोसिएशन एंड द कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, एग्रीमेंट फिर हाउसिंग एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर का है, लेकिन उसकी नेगोशिएशन मिनको का है। मिनको जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर एनी यूनिट्स नॉट सोल्ड, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर खर्चा होता है वो भी मिनको बियर करेगा, और अगर लेट से कोई घर बन गए हैं अभी तक बिक नहीं रहे तो उसकी भी सारी मेंटेनेंस कॉस्ट, सम टाइम जो नए घर होते हैं उसमें आपको पता है कि आपको सफाई सुथराई के लिए बंदा चाहिए, उसकी ड्यूटी के लिए चाहिए, फिर लाइट्स ऑन करके सारा दिन उसको जो है उसकी मार्केटिंग भी करनी होती है, लोग आके देखते हैं तो वो दिखाने के लिए भी चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो वो सारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी मिनको ने बियर करनी है। मिनको सेट्स अप द बोर्ड ऑफ द हाउसिंग एसोसिएशन, हाउसिंग एसोसिएशन का बोर्ड भी मिनको सेटअप करता है। उसमें कौन कौन है, विच कंप्राइजेज हाउसिंग यूनिट्स, बट द एग्रीमेंट इज़ बिटवीन द हाउसिंग, ठीक है। मिनको बोर्ड ऑफ हाउसिंग एसोसिएशन जो है वो भी मिनको सेटअप करता है, और एक बंदा जो है वो उसमें मिनको को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स हैं, उसमें भी मिनको का आदमी है। मिनको रिकॉग्नाइजेज इनकम फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट व्हेन द लैंड इज़ ट्रांसफर टू द हाउसिंग एसोसिएशन। अब मिनको ने एक और ब्लेंडर क्या मारा है, सारे प्रोजेक्ट का जो रेवेन्यू था, जो फाइनल रेवेन्यू सेल प्राइस आनी थी घर बेच के, वो सारी की सारी क्या की है, वो सारी की सारी जब लैंड बेचा है तो वो रिकॉग्नाइज़ करनी है। लैंड जब ट्रांसफ़र हुई हाउसिंग एसोसिएट को, तो लैंड बेच के रेवेन्यू कौन सा रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, जो घर बेच के रेवेन्यू आना था, और सारे का सारा प्रॉफिट उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दिया है। इनकम रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल प्राइस और द फाइनेंशियल finished housing units and the total estimated cost of construction of the units। यानी जो प्रॉफिट था वो सारे का सारा सेल माइनस कॉस्ट उसने लेस करके वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, बेचा प्लॉट है। मिंको आर्ग्यूड दैट द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू द हाउसिंग एसोसिएशन मीन दैट इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। और क्या कह रहा है कि जो मैंने लैंड बेची है ना हाउसिंग एसोसिएशन को, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। तो ये क्या IFRS 15 का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की क्या आला एग्जांपल इसने सेट की है, पता ही नहीं है ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का। तो सिर्फ लैंड बेची है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो लैंड से रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी सारे इसने ब्लंडर किए हुए हैं। तो रूल क्या है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने स्टेट द रूल एंड देन अप्लाई द रूल, और आखिर में आपने कंक्लूजन दे देना। तो IFRS 15 जो है वो क्या कहता है कि मिंकू जो है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हाउसिंग एसोसिएशन का लैंड का, तो लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो सिर्फ लैंड है, तो इस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और जिस वक्त आपने उसको बेचा तो वो तो ट्रांसफ़र हो गई, सेटिस्फाई हो गई एट अ पॉइंट इन टाइम। तो ये तो ओवर टाइम वाला मसला ही नहीं है, फौरी के फौरी सेल रिकॉग्नाइज़ करो और इसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज़ कर लो जो लैंड का आया। तो अब उसने जो किया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ किया, हाउसिंग एसोसिएशन टेक कंट्रोल ओवर द एसेट। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द हाउसिंग एसोसिएशन टेक कंट्रोल ऑफ द ओवर द एसेट। जैसे ही लैंड उनके कब्जे में आई, उन्हें चाहिए कि मिनको को क्या चाहिए कि अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कर दे।
अब जो है कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अब डायरेक्ट उसका यूज़ भी वो अब हाउसिंग एसोसिएशन डिसाइड करे और रिमेनिंग बेनिफिट भी वही लेगी फ्रॉम द एसेट। तो आई एफ आर एस 15 क्या कहता है कि फॉलोइंग आर इंडिकेटर दैट कंट्रोल ऑफ द एसेट इज पास्ट, लीगल टाइटल, फिजिकल पोजेशन, एक्सेप्ट कर दिया एसेट को, जिसके रिवार्ड ट्रांसफ़र हो गए और दूसरी पार्टी जो है उसका राइट टू पेमेंट है। द हाउसिंग एसोसिएशन है लीगल टाइटल ऑफ द लैंड, लीगल टाइटल की बात करें तो वो हाउसिंग एसोसिएशन का है। तो अब यूज़ भी वही डिसाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन का वही करेंगे और फ्यूचर बेनिफिट भी नहीं होंगे। तो ये बातें बता रही हैं कि कंट्रोल तो पास हो गया हाउसिंग एसोसिएशन को। तो अब देखना ये है कि क्या रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं एसोसिएशन को। तो लग ऐसे रहा है कि रिस्क एंड रिवार्ड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब जो हाउसिंग के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सब के साथ बातचीत कौन कर रहा है? मिंकू। इसका मतलब है कि अभी तक कंट्रोल जो है वो लैंड का मिंकू के पास ही है। हाउसिंग एसोसिएशन के बोर्ड में भी बंदा बैठा हुआ मिंकू का। तो बोर्ड की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन है कि वो क्या मिंकू की कंपनी है, क्या मिंकू से सेपरेट है या मिंकू ही है ये। और जो लोन की बजटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी जो है वो भी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा जो है अगर लगेगी वो भी मिंकू देगा। तो मिंकू ही एक्सपोज हो रहा है फाइनेंशियल रिस्क में। और मेंटेनेंस कॉस्ट की भी गारंटी जो है वो मिंकू ने दी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो भी मिंकू पे करेगा। और प्रोक्योरमेंट में कंस्ट्रक्शन में कोई प्राइस बढ़ गई तो वो भी मिंकू पे करेगा। और लोन का जो डेट है उसकी गारंटी भी मिंकू की है। मिंकू जो है वो सारा कुछ लग ऐसे रहा है कि कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मिंकू ही है ये भी हाउसिंग एसोसिएशन भी। ऐसा लग रहा है कि मिंकू ने घर बनाने हैं और फिर मिंकू ने बेचने हैं। तो ऑल थिंग कंसिडर्ड इट वुड सीम दैट मिंकू हैज रिटेन्ड द सिग्निफिकेंट रिस्क एज सच इट कुड आल्सो बी आर्ग्यूड टू retain effective control of the land. Consequently, the revenue recognition criteria are not met on the transfer of the land revenue. तो इसका मतलब है कि इस लैंड के आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो पूरा नहीं हुआ। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? व्हेन द हाउसिंग यूनिट्स आर फिनिश्ड एंड डिलीवर्ड टू द बायर ऑफ द राइट्स। इन सब चीज़ों से क्या लग रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क अभी तक मिंकू के पास है, तो ये सेल जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं होगी। रेवेन्यू जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वो मेट नहीं हो रहा ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द हाउसिंग यूनिट्स आर फिनिश्ड एंड डिलीवर्ड टू द बायर ऑफ द राइट्स। तो रेवेन्यू जो है ना हाउसिंग यूनिट्स का वो तो उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा ना जिस दिन आप उनको पोजेसन दोगे, उस दिन आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अभी वो बने ही नहीं है और आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये मिंकू जो है वो ब्लंडर्स कर रहा है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, ये टैंक का क्वेश्चन है छोटा सा। ये हमने जो कुछ एग्जांपल्स पहले पढ़ी हैं उससे रिलेट कर रहा है। टैंक जो है उसने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एग्जिस्टिंग प्रिंटिंग मशीन है उसके पास, वो सेल करेगा और मशीन जो है वो कस्टमर को मिलेगी 2 साल बाद। यानी कस्टमर पैसे आज देगा और मशीन मिलेगी उसको 2 साल बाद। दो पेमेंट ऑप्शन हैं, या तो 2,40,000 अभी दे दो, और यहाँ क्या है कि 3 लाख जो है वो 2 सालों में दे दो एंड द कस्टमर गेन्स कंट्रोल ऑफ द प्रिंटिंग मशीन। Interest rate implicit in the contract is 11.8% in order to adjust for the risk involved in the delay in payment. However, tank's incremental borrowing rate is 5%. अब ये जो केस है ना इसमें आपका जो टैंक कंपनी का जो जिस रेट पे लोन मिलता है ना वो रेट आपका जो है ना वो कंसिडर होगा। कस्टमर पे 240,000 on 1 December 2014 when the contract was signed। तो कस्टमर ने 3 लाख वाली ऑप्शन नहीं चूज़ की, उसने 2,40,000 वाली ऑप्शन चूज़ कर दी है। यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दी है कस्टमर ने। एक मशीन है जो कि 2 साल बाद उसको मिलनी है और उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो 2,40,000 तो आ गया हमारे पास आज ही। और जो पैसे हमें मिले हैं उसके अगेंस्ट हम जो है वो लाइबिलिटी बुक करते हैं, लोन बुक करेंगे। क्यों? बिकॉज आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने एक मशीन या डिलीवर करनी है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर मशीन है, तो एक लोन लाइबिलिटी क्रिएट कर ली हमने 2,40 से। अब 1 साल बाद जो है इस 2,40 को हम क्या करेंगे, 2,40 को अनवाइंड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट, और जो रेट यूज़ होगा वो होगा 5% का। सिमिलरली अब अगले साल ये आ जाएगी लाइबिलिटी हमारी 252,000 पे, एंड देन वंस अगेन 5% इस पे जो है वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट अप्लाई होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट।
अब ये लाइबिलिटी आ गई 2,64,000 पे। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उस दिन मशीन डेबिट हम करेंगे 2,64,000 से। लोन डेबिट होगा 2,64,000 से और मशीन क्रेडिट हो जाएगी 2,64,000 से। अब ये मशीन ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये मेथड है जब आपने एडवांस पेमेंट का जो केस है उसमें हम लाइबिलिटी बुक करते हैं।